हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं HTML की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अभी तक हमने जो वीडियोस में सीखा है ये उसका एक समरी है, उसका एक छोटा वर्जन है जिस पे आप सब कुछ समझ सकते हो क्विक रिकैप के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और ये हमारे इस HTML फॉर बिगनर सीरीज का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं CSS की सीरीज, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लाते रहते हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर से। सबसे पहले तो हम सबसे पहले बना रहे हैं सिमेंटिक का एक स्ट्रक्चर छोटा सा। ये हमने पिछली वीडियो में भी बनाया, मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ ताकि ये रिवीजन के लिए काम आए। तो सबसे पहले मैंने एक हेडर टैग बना दिया, उसके अंदर मैं एक बना रहा हूँ H1। इसमें मैं लिख सकता हूँ कुछ भी। मैंने एक टाइटल डाल दिया यहाँ पे। देन इसके अंदर मैं एक nav बना रहा हूँ। इस nav के अंदर मैं एक नेविगेशन बना देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ li ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैं मेन्यूज़ के अपने जो नेविगेशन के नाम है मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ होम, इसको कर देते हैं #home। इसको मैं 2 बारी और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं अबाउट। इसको लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ भी अबाउट कर देंगे और यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक नेविगेशन बन गया और एक हेडर बन गया। अब हम एक मेन एरिया बना सकते हैं। इसके अंदर हम एक सेक्शन लगा रहा हूँ मैं। इसके अंदर एक आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ और उस आर्टिकल में एक हेडिंग डाल रहा हूँ जिसको हम कह रहे हैं आर्टिकल टाइटल। और इसके नीचे मैं एक P लगा रहा हूँ जिसको हम कह रहे हैं आर्टिकल डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इस तरीके से एक हेडिंग और एक डिस्क्रिप्शन बना दिया मेन के अंदर। अब मैं एंड में आके लिख रहा हूँ एक फुटर पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉपीराइट लेट्स से। तो मैंने इतना सा लिख दिया और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सर्वर को। तो अब आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे पेज पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। तो ये वही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस में सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो हमारे को कोड की क्लीनेबिलिटी को मेंटेन करके रखना होता है। अब कोड की क्लीनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको ये इंडेंटेशंस को हमेशा प्रॉपरली यूज़ करना है। अब कैसे, अगर मैं इसको मान लो ये सारे स्पेसिस को यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको क्या समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा है? नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, किसी को भी समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है। तो ऐसा ना हो, इसकी रीडेबिलिटी, जो कोड की क्लीन कोड होता है, जो रीडेबिलिटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडेंटेशन। अगर आपका इंडेंटेशन करेक्ट है तो वो आपका कोड जो है पढ़ने लायक है, आप उसको पढ़ पाओगे, ईजिली देख पाओगे कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना होता है जब भी आपको क्लीन कोड लिखना है। आपको ट्राई ये करना है कि आपको कम से कम चीज़ लिखनी है और फालतू की कोई चीज़ नहीं लिखनी कि मेरे को एक चीज़ बनानी थी, मैंने 36 चीज़ें लिख दी, 36 तरीके की इधर उधर से चीज़ें लगा दी। वो क्लीन कोड नहीं होगा, वो आपका गंदा कोड की तरीके से कंसिडर होएगा। अगर आपको ठीक कोड लिखना है तो सबसे पहले तो आप सिमेंटिक का इस्तेमाल करो ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें इधर उधर ना करनी पड़े। दूसरा, आप इंडेंटेशन का ध्यान रखो। अगर आप हेडर के अंदर कुछ लिख रहे हो तो आपने ऐसे लिखा इंडेंट करके, फिर मैंने नेविगेशन लगाया, फिर उसके बाद फिर इंडेंट किया UL के लिए, UL के अंदर मैंने li डाली, मैंने फिर इंडेंट किया उसको आगे। तो इस करने से क्या होगा कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोड क्लीन हो जाएगा। आपको कोई गलत, इसमें कोई ख़राब चीज़ें नहीं रखनी, मतलब फालतू की कोई कमेंट वमेंट ऐसे फालतू के इधर उधर पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा डिव पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा कुछ पड़े हुए हैं, वो नहीं रखना। आपको जो काम का है सिर्फ वो रखना है, जो काम का नहीं है वो सब हटा के रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 25 लाइनें कमेंट होके पड़ी हुई हैं ऐसे ही, जिसका कोई काम नहीं है, तो वो क्लीन कोड नहीं होता। आप कोशिश करो कि ऐसी सारी चीज़ों को हटा के रखो, और जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको आप उतनी चीज़ें यूज़ करो जितनी ज़रूरत की है, अननेसेसरी चीज़ें यूज़ मत करो। ये एक तरीका होता है आपके कोड को क्लीन रखने का। फिर रीडेबिलिटी भी ऐसे ही होती है। अगर आपने इंडेंटेशन प्रॉपर दे रखी है तो रीडेबिलिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी, और अगर आपने फालतू की चीज़ें नहीं रखी है तो क्लीन हो जाएगा आपका कोड। तो इसी के साथ एक और चीज़ होती है जो होती है क्लास और आईडीज़। हमने पहले भी बात कर रखी है कि क्लास और आईडीज़ को हम कैसे लगाते हैं। आईडी हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं पेज पे, और क्लास को हम मल्टीपल बारी लिख सकते हैं एक चीज़ को। हालांकि मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि वो क्लास CSS में काम कैसे करती है, वो हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे कि उसको हम कैसे करते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लेट्स से कोई क्लास लिखना चाहते हो तो आप उस क्लास का जो नाम लिखोगे वो मीनिंगफुल नाम लिखोगे, ना कि कुछ भी लिख दोगे। तो अगर मैं इस मेन को क्लास देता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ मेन कंटेंट। अब मेन कंटेंट लिखने से क्या होगा कि ये थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा। हालांकि ये टैग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो मेन सेक्शन है, बट स्टिल मेरे को अगर उस पर कोई क्लास लगानी है तो मैं उसको कुछ मीनिंगफुल नाम दूंगा, ना कि कुछ भी उल्टा सीधा। तो अगर मेरे को इस हेडिंग को क्लास देनी है
तो मैं इसको बोल सकता हूँ आर्टिकल डैश टाइटल, और अगर मुझे इस डिस्क्रिप्शन को भी क्लास देनी है तो मैं इसको बोल सकता हूँ आर्टिकल डैश डिस्क्रिप्शन, ऐसे बोल सकता हूँ। अब मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि CSS को ना एक ही फाइल में अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। कहने का मतलब एक तरीका ये होता है CSS को लिखने का कि मैं बीच में एक छोटा सा डैश लगा देता हूँ। एक तरीका होता है कि मैं इसके अंदर ऐसे अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, मैं इसको कैमल केस में भी लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं ऐसे सब तरीके से लिख सकता हूँ, ये सब वैलिड है। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस एक फॉर्मेट को यूज़ करते हो आप उसी तरीके से सारी क्लास लिखो। मिक्स एंड मैच मत करो कि कहीं पे आपने डैश लगा दिया, कहीं पे आपने अंडरस्कोर लगा दिया, कहीं पे आपने ऐसे कैपिटल कैमल केस में लिख दिया। तो ये सही तरीका नहीं है। आप जैसे कि मैं इसे फॉलो करता हूँ तो मैं हर जगह इसे ही लगाता हूँ। कोई भी क्लास होगी मेरी मैं ऐसे ही लगाऊंगा, मैं कभी उसमें अंडरस्कोर या कोई और तरीके से यूज़ नहीं करता। इससे क्या होता है, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आप CSS लिखते हो तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि मैंने कैमल में लिखा था या फिर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था या मैंने डैश लगा दिया था। तो आपको ये पता होगा कि यार मैंने लिखी है CSS, मैं हमेशा डैश यूज़ करता हूँ, तो मैं हमेशा ईजिली जाके फटाफट लिख दूंगा सारी चीज़ें। मैंने और एक चीज़ देखी है, काफ़ी लोग इसको ना क्लासेस को अलग सा ही नाम दे देते हैं कुछ। अब जैसे ऐसे दे दिया MN-CT, अब इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। कहना वो यही चाह रहा है कि मेन कंटेंट, बट उसने उसको बहुत ही छोटे में लिख दिया। कोई मतलब नहीं है इस बात का, कुछ समझ नहीं आएगा इसमें कि क्या हो रहा है। कोई दूसरा काम करेगा उसको नहीं पता चलेगा ये क्या लिख दिया आपने। तो आपका बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप हमेशा मीनिंगफुल नाम लिखो जिससे आपको समझ में आए, आपको भी और दूसरे डेवलपर्स को भी। तो ये एक और तरीका होता है आपकी कोड की रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने का। इसके बाद हम बात करते हैं इमेजेस की। अब इमेजेस को हमेशा ऑप्टिमाइज करके लगाना चाहिए। तो मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको एक बार यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसमें एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट अभी के लिए मैं इमेज लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको देखूंगा, आप देखोगे कितनी बड़ी इमेज है ये, ठीक है। और अगर मैं इस इमेज का साइज़ चेक करूँ, मैं इसको एक बार ही खोल लेता हूँ। अगर इस इमेज का मैं साइज़ चेक करूँ, आप देखोगे 1.8 MB की ये इमेज है। तो अगर मैं 1.8 MB की इमेज अपने पेज के ऊपर लगा रहा हूँ तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर इतनी बड़ी इमेज मेरे वेब पेज के ऊपर आएगी तो मेरा पेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, बहुत ही ज़्यादा, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ठीक नहीं है, ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस है। और सपोज़ करो कि ऐसे आपके पास 5-6 इमेजेस और है वेब पेज के ऊपर जो इतना ही बड़ी है, 2 MB की है लगभग, और उसको लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो 1 MB के अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे एक इमेज है 1 MB के ऊपर है। तो सोच लो आपका जो पेज है वो कितना स्लो लोड होने वाला है। तो ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करता है। जो आपका यूज़र होगा वो आपके वेबसाइट पर रुकेगा नहीं कभी, क्योंकि वो लोड ही नहीं हो पाएगी। ज़रूरी नहीं है हर कोई बड़ी सिटीज़ में बैठा है और उसके बाद बहुत अच्छा इंटरनेट है, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो छोटे एरियाज़ में हैं जहाँ पे अभी तक इंटरनेट की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको उन सब के लिए सर्व करना है वेबसाइट, कि वो लोग भी अगर वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो अच्छे से देख पाए, वेबसाइट को लोड करवा पाएँ। तो आपको जो वेबसाइट बनानी है उसी हिसाब से बनानी है। तो आपको जितनी इमेजेस हैं सबको ऑप्टिमाइज़ करके रखना है। तो सबसे पहले तो ये जो इमेज का साइज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको आपको छोटा करना पड़ेगा। छोटा मतलब अगर मैं वापस से इस इमेज को खोलूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस इमेज का जो साइज़ है वो 5215 पिक्सल बाय 4000 पिक्सल है। तो इतनी बड़ी इमेज का कोई सेंस नहीं बनाता। हम इसको कंप्रेस करके 1024 वाले फॉर्मेट में ला सकते हैं। अब उसको करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर और कोई ऐसा टूल ऑनलाइन जो आपको ये साइजिंग ठीक करके दे दे, वो आप कर सकते हो। इमेज को कंप्रेस करा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, फ़ोटोशॉप से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और एक और इसमें एक्सटेंशन आता है जिसको कहते हैं वेब पी फॉर्मेट्स होते हैं जो इस इमेज को और ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं। तो आइए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ JPG2 वेब पी, ऐसे लिख दूँ तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले वाला चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस पर आके क्लिक करूँ और मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ पे ड्रॉप करूँ, लेट्स से ये वाली, ये 1.8 MB की फ़ाइल है अभी। अगर मैं इसको आके यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू वेब पी लिखा है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड कर देगा फाइल को। यहाँ पे आ गया, मैं इसको करूँगा डाउनलोड। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड करी, अब आप देखोगे ये लगभग 1 MB के पास हो चुकी है ये इमेज, ठीक है। तो इसने 0.8 MB को कम कर दिया है और ये 1 MB पे हो गई है। तो सोचो जब आप इसका साइज़ को कम कर दोगे, साइज़ जब इसका कम हो जाएगा उसके बाद आप इसको कंप्रेस करोगे तो कितने छोटे साइज़ में हो जाएगी, तो फटाफट खुल जाएगी। किसी भी नेटवर्क पे होगी ये फटाफट खुलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करके रखना है ताकि आपका वेब पेज फास्ट लोड हो सके
और हर एरिया पे, हर इंटरनेट पे वो एक्सेस हो पाए, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वेबसाइट हर जगह उसी स्पीड से खुलनी चाहिए और आपको ऑप्टिमाइजेशन उस हिसाब से अपनी इमेज की करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप कोई भी HTML लिखते हो तो आपको हमेशा HTML वैलिडेटर का यूज़ करना है, जो कि हम हर लेक्चर में ऑलमोस्ट करते आए हैं कि हमने कुछ भी लिखा है हम हमेशा उसको वेरीफाई करते हैं अपने HTML वैलिडेटर के अंदर, जो W3C का आता है उसके अंदर हम हमेशा वैलिडेट करते हैं। वो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस में वो बैठ जाए कि आप जब भी कोड लिखो, जब भी HTML लिखो तो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओ। तो उसके लिए आपको HTML वैलिडेटर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको सारे अपने एरर्स, वार्निंग्स के बारे में पता चल पाएगा और आप और कॉन्फिडेंटली अपना कोड को लिख पाओगे। तो मेरा सजेशन है कि आप कोई भी HTML लिखते हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कुछ भी लिखते हो, वैलिडेट करो एक बारी। आप अगर इसको 10-12 बारी कर लोगे, 15 बारी कर लोगे तो आपकी आदत में ऐसा बैठ जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैलिडेटर की। आप जो HTML कोड लिखोगे वो अपने आप में ही बहुत बेटर होगा, अपने आप में ही सारी कंप्लाइंस को फॉलो करके ही चल रहा होगा, क्योंकि आपने उस लेवल तक काम कर लिया। तो ये तो हो गई कुछ बातें जिससे आप अपने कोड को मेंटेन कर सकते हो, क्लीन रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ रिसोर्सेज के बारे में जो आपको यूज़ करना चाहिए बहुत अपनी जर्नी के अंदर, जो कि एक पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MDN डॉक्स, जिसको हम कहते हैं मोज़िला डेवलपर नेटवर्क। ये जो डॉक्स होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए डॉक्स हैं। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के डॉक्स पढ़ सकते हो। तो मैं कंसिडर करूँगा अभी तक इन लेक्चरों में जितना हमने पढ़ा है, आप उसको और डिटेल में अगर पढ़ना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो तो आप मोज़िला डेवलपर नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट लिखी गई है, आप उसको पढ़ सकते हो अपने रेफरेंसेस के लिए। इसी के बाद एक और वेबसाइट है जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं कैन आई यूज़। कैन आई यूज़ अब एक वेबसाइट है। ये क्या करती है, ये आपको ये बताती है कि जो आपके HTML5 के, CSS के जो भी टैग्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या आप उसको किन किन ब्राउज़र्स पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से वीडियो, तो ये मेरे को ये बताएगा कि ये वीडियो एलिमेंट हम कहाँ किस किस ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ सपोर्टेड है, कहाँ नहीं है। तो आप देखोगे ये क्रोम पे दिखा रहा है, जहाँ जहाँ ये ग्रीन है दैट मीन्स ये सपोर्टेड है। आप इस पर ओवर करोगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ भी दिखाएगा कि सपोर्टेड है। और अगर आप फायरफॉक्स पे देखोगे तो पुरानी हिस्ट्री बता रहा है, जब वर्जन 2 और 3 था तब ये सपोर्ट नहीं करता था, जो कि 2008 का रिलीज़ है बेसिकली। उसके बाद जैसे जैसे वर्जन बढ़े अब आप देखोगे यहाँ पे ये सब सपोर्टेड है, ग्रीन आ रहा है। इसी तरीके से ओपेरा का जब 10th वर्जन आया था 2009 में, तब ये सपोर्टेड नहीं था, बट अब ये लेटेस्ट वाले में सपोर्टेड है, जो कि 2024 का जो लास्ट वर्जन है 25 जून का, उस पर ये प्रॉपरली सपोर्टेड है। इवन उससे पहले ही सपोर्टेड था। तो आप यहाँ पे वो सारे सबको चेक कर सकते हो। तो मैंने लिखा था वीडियो, जैसे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑडियो, तो ये ऑडियो भी मेरे को बता देगा कि कहाँ पे सपोर्ट होता है, कहाँ पे नहीं होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ OGG, तो ये फॉर्मेट है। अब ये मेरे को फॉर्मेट है, ये बता रहा है कि कहाँ सपोर्ट होता है, कहाँ नहीं होता है। देखो मैंने बोला था ना कि सफारी में ये यूज़ नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो यहाँ नॉट सपोर्टेड है। और यहाँ पे देखो पार्शल सपोर्ट है, बट ये अभी पूरी तरीके से सपोर्ट आया नहीं है सफारी के अंदर। बाकी आप देखोगे क्रोम के ऊपर ये चल रहा है, एज के ऊपर आप देखोगे लेटेस्ट वर्जन पे चलता है, ओपेरा में आप देखोगे लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये कैन आई यूज़ बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी, इवन आप ये CSS की एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ कि ये कहाँ पर चलती है, किस किस ब्राउज़र पर चल सकती है, किस इसमें नहीं चल सकती। तो आप इसको यूज़ करना अपने कोड के अंदर। जब आप लिखोगे तो आप ये टैग चेक कर लेना कि कौन सा टैग कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर नहीं करता। इससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी अपने कोड लिखने पे। तो इसी के साथ एक और वेबसाइट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है स्टैक ओवरफ्लो। अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरीके से फोरम है। यहाँ पे ये डेवलपर्स का फोरम है। तो यहाँ पे आके आप कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हो और क्वेश्चन को सर्च भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था, आप उस सर्च बार में आके इसको सर्च कर सकते हो। लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके जवाब भी दिए हैं। तो आप यहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस को ढूंढो, अपने क्वेश्चंस के जवाब के बारे में आप जान सकते हो, यहाँ आंसर्स देख सकते हो। या आपको किसी को आंसर करना है, आप चाहते हो कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, मेरे को इसको बताना चाहिए, तो आपको बताना चाहिए, आप जाके उसको आंसर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ क्वेश्चंस पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो लोग पूछते रहते हैं। यहाँ पे आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है, आप जाके यहाँ पे बता सकते हो, अपने आंसर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ढूंढने आए हो प्रॉब्लम को, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आप लिखोगे, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप जाओगे, लोगों ने वहाँ कमेंट करे होंगे, आप उसको पढ़ सकते हो कि उन्होंने कैसे ठीक किया है वो सारी चीज़ें। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको यूज़ करना चाहिए। रादर देन यूजिंग एनी AI टूल्स लाइक ChatGPT, आपको ये यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिगनर्स के लिए ChatGPT यूज़ करना बहुत ही ख़राब चीज़ है। वो आपको सोल्यूशन तो सारे दे देगा, बट आपको वो नॉलेज नहीं दे पाएगा जो आपको खुद ढूंढने से आएगी। तो ChatGPT पहुँचने से पहले
आप इन सब वेबसाइट्स को चेक करो, गूगल करो, सर्च करो, सोल्यूशन देखो, फिर आप जाके जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा तब आप ChatGPT पे जाओ, तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, अदरवाइज आपको पता नहीं होगा कभी भी। तो आप इनको यूज़ करो रादर देन ChatGPT को। तो ये थे कुछ तरीके अपने HTML की बेस्ट प्रैक्टिसेस को करने के। कुछ रिसोर्सेज मैंने आपको बताए जिस पे आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, WebP फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, कैन आई यूज़ वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इस पर आके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो या बता भी सकते हो, दोनों चीज़ें इसमें वैलिड है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, अगली सीरीज़ अब हम CSS की शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसके लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहता है फ्रॉम बिगिनर से प्रो लेवल तक, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।